नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली 5 क्लासों में हमने परसेंटेज से संबंधित टोटल 82 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 से। और क्वेश्चन नंबर 83 जो है हमारा, ये है भाव से संबंधित प्रश्नों के लिए। वस्तुओं के भाव जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुराना भाव, एक होता है नया भाव। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक एक पॉइंट को बहुत ही धैर्य से आप समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए, भाव जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुराना भाव। पुराना भाव जो है इसे हम मूल भाव भी कहते हैं और इसे हम प्रारंभिक या फिर आरंभिक भाव भी कहते हैं। इसे वास्तविक भाव भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इन सब का मतलब एक ही है। कौन से भाव की चर्चा कर रहे हैं हम? पुराने भाव की चर्चा कर रहे हैं। तो पुराना जो भाव है इसे ज्ञात करने का तरीका देखो, मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो बता रहा हूं आपको। पुराना भाव बराबर होता है, भाव में जो भी वृद्धि या कमी है उसको आप ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। यदि वृद्धि है तो प्लस कर देना और कमी है तो माइनस, इनटू यहां टोटल रुपए लिखेंगे, नीचे लिखेंगे किलोग्राम। किलोग्राम नहीं दिया होगा तो आपको संख्या दी जाएगी। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ये किलोग्राम नहीं देकर आपको ग्राम देगा, तो आप यहां ग्राम का यूज नहीं करेंगे, आप उसको किलोग्राम में बदल कर लिखेंगे। ये तो है हमारा पुराना भाव ज्ञात करने का तरीका या फॉर्मूला कह सकते हैं हम। यदि हम नया भाव ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए क्या होगा वो भी देख लीजिए आप। फिर मैं दोनों ही तरीके से कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, ऐसे प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। आप देखिए, यदि हमसे नए भाव के बारे में बताया जाए तो नया भाव जो है इसे वर्तमान भाव के नाम से भी जान सकते हैं हम। नया भाव दे रखा हो या वर्तमान भाव दे रखा हो आपको, या फिर घटा हुआ मूल्य या घटा हुआ भाव या फिर बढ़ा हुआ मूल्य, इन सब का मतलब एक ही होता है। कौन से भाव की चर्चा कर रहा है? अभी नए भाव की चर्चा कर रहा है। और नया भाव ज्ञात करना हो तो यहां हम भाव में जो कमी या वृद्धि है उसको लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100। पुराने भाव में यहाँ 100 में हमने वृद्धि को प्लस किया था, कमी को माइनस, यहाँ केवल 100 रखना है, इनटू करना है रुपए और बटा रहेगा किलोग्राम। किलोग्राम नहीं दे रखा होगा तो आपको क्या दिया होगा? संख्या। तो केवल जो परिवर्तन है वो यहाँ पर है। पुराने भाव में यहाँ 100 में प्लस और माइनस करना है, वृद्धि को प्लस कमी को माइनस, जबकि यहाँ केवल हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ये तो जो 2 फॉर्मूले हैं वो बताए मैंने आपको। अब हम जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको बता रहा हूं इस प्रश्न में। फ्रैक्शन मेथड भी बताऊंगा और आपको फॉर्मूला मेथड भी बताया जाएगा। तो देखो भाई, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति जो है 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है। देखो, भाव बढ़ गया, 20% की वृद्धि हो गई तो निश्चित रूप से मात्रा क्या होगी? घटेगी। जब भाव बढ़ता है तो मात्रा घटती है, जब भाव घटता है तो मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, रुपए है 600 और 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद सकता है अब वो आदमी, तो चीनी के बढ़े हुए मूल्य तथा पहले के मूल्य में क्या अंतर है? यानी पुराने भाव और नए भाव का डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है आपसे।
देखो भाई, सबसे पहले पुराना भाव, पुराना भाव ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया। भाव में जो भी वृद्धि या कमी हो उसको ऊपर रखें आप, और नीचे वृद्धि है तो 100 में प्लस करके रखेंगे और कमी है तो माइनस। वृद्धि है तो 100 में प्लस किया 120 इंटू रुपए हमारे 600 हैं और किलोग्राम है हमारा 5, तो 600 और नीचे हमने किलोग्राम का भाग लगाया 5 का। यदि इसकी हम कैलकुलेशन करें तो 120 से 600 जो है 5 बार कैंसिल होगा और 5 से ये 5 कैंसिल। इसका मतलब 20 रुपए प्रति किलोग्राम जो भाव आया, ये कौन सा भाव आ गया? हमारा पुराना भाव आ गया। इसी प्रकार से हम नया भाव भी ज्ञात करेंगे। भाव में जो भी वृद्धि या कमी है उसको ऊपर, नीचे लिखेंगे 100 इंटू रुपए हमारे 600 और किलोग्राम हमारा 5। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 5 का भाग 20 में जाएगा 4 बार और 6 को 4 से गुणा करें तो ये आएगा 24 रुपए प्रति किलोग्राम। ये जो भाव आ गया ये हमारा भाव आ गया कौन सा? नया भाव। पुराना भाव है हमारा 20 रुपए प्रति किलोग्राम, नया भाव हमारा है 24 रुपए प्रति किलोग्राम। तो जो हमें अंतर चाहिए, दोनों भावों में जो अंतर चाहिए उसके लिए हम 24 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 4 रुपए प्रति किलोग्राम, जो कि हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया था। प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा फॉर्मूला मेथड, दोनों भावों का डिफरेंस ज्ञात करने का तरीका। अब सीखिए आप फ्रैक्शन मेथड से यदि इस क्वेश्चन को हल करें तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन और भी बिल्कुल आसान, छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी आपकी और आप आसानी से आंसर ले पाएंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको जो परसेंट दिया गया है 20%, आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20% की वृद्धि दी गई थी, आपने इसको भिन्न में बदला 1/5। आपको बताया गया है कि 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। इस 1 का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है 5 किलोग्राम। ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है इसका मान हमेशा क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा, क्योंकि जो भी वृद्धि या कमी होगी वो हमारी ऊपर लिखी होती है, नीचे मूल मान ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर उसका परिणाम रिजल्ट होता है। तो यहाँ 1 आया, यानी 5 पर 1 की क्या हुई थी? कमी हुई थी, और 1 का मान कितने किलोग्राम दिया गया है? 5 किलोग्राम क्वेश्चन में दिया गया है। जब 1 का मान 5 किलोग्राम है तो 5 का मान क्या होगा भी? 25 किलोग्राम। और ये जो 25 किलोग्राम आया, आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी नीचे वाली संख्या की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमेशा हमारी वर्तमान मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी? वर्तमान। हमेशा कौन सी मात्रा रहती है भी? वर्तमान मात्रा रहती है। नीचे वाली जो मात्रा संख्या है, नीचे वाली जो संख्या है वो वर्तमान के लिए है। तो यहां जो 25 किलोग्राम मिला हमें वो हमारी है वर्तमान मात्रा। वर्तमान मात्रा 25 किलोग्राम, और 25 किलोग्राम कब खरीद रहा है वो? आज वो 25 किलोग्राम खरीद रहा है, जबकि 5 किलोग्राम कम है वो। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा था। तो जो वृद्धि, जैसे 20% की वृद्धि है तो वृद्धि की स्थिति में हमें प्लस करना है। तो यदि हमें यहाँ पर पुरानी मात्रा चाहिए, ये तो वर्तमान मात्रा थी, और यदि हमें पुरानी मात्रा चाहिए तो हम क्या करेंगे? 25 में 5 को जोड़ देंगे, यानी 30 किलोग्राम जो है ये हमारी क्या है? पुरानी मात्रा है, और 25 किलोग्राम जो है ये हमारी वर्तमान मात्रा है, नई मात्रा है। आपको यहां ध्यान ये रखना है कि वृद्धि है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, यदि ये परसेंट के लिए कमी बताई जाती तो माइनस करते। बाकी कॉमन सेंस की बात है कि आज 25 किलोग्राम खरीद रहा है और 5 किलोग्राम कम है, इसका मतलब पहले 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा था, यानी 30 किलोग्राम खरीद रहा था। दोनों मात्राएं आने के बाद हम यहां पर भाव ज्ञात कर सकते हैं। वर्तमान भाव चाहिए तो हम क्या करेंगे? जो रुपए दे रखे हैं टोटल 600, उसमें भाग लगा देंगे किसका? 25 का। 25 का भाग यदि हम 600 में लगाएं तो 24 बार जाता है। इसी प्रकार से यदि पुराना भाव चाहिए तो हम क्या करेंगे?
600 में भाग लगाएंगे 30 का और 30 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा कितना, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। 24 और 20 दोनों का यदि हम डिफरेंस लें, अंतर लें, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा प्यारे बच्चों, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। दोबारा समझिए एक बार। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जो परसेंट दे रखा था उस परसेंट को फ्रैक्शन में भिन्न में बदला। आपने भिन्न में बदलने के बाद आपने देखा कि यहां पर ऊपर जो लिखा हुआ है 1, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5 किलोग्राम दे रखी है, तो 5 का मान 25 किलोग्राम होगा। और हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मात्रा आएगी ये वर्तमान मात्रा आती है हमारी। पुरानी मात्रा चाहिए तो वृद्धि थी तो हमें जोड़ना था, इसमें हमने जोड़ा 30 किलोग्राम। यदि कमी दे रखी होती तो हम इसमें से माइनस करते, ये 20 किलोग्राम आता। पुरानी मात्रा और नई मात्रा दोनों मात्राएं हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम भाव भी ज्ञात कर सकते हैं। टोटल रुपए में टोटल मात्रा का भाग लगाकर हम भाव ज्ञात कर सकते हैं। 600 में 25 का भाग लगाया, वर्तमान मात्रा का भाग लगाया, तो वर्तमान भाव मिला 24 रुपए प्रति किलोग्राम। और यदि पुराना भाव चाहिए तो 600 में 30 का भाग लगा दो, जो कि हमें मिला 20 रुपए प्रति किलोग्राम। दोनों भावों का यदि हम डिफरेंस करें तो दोनों भावों का डिफरेंस हमारा आएगा 4 रुपए प्रति किलोग्राम। यहां भी यदि देखें तो ये नया लिखा है मैंने 24 रुपए, यानी वर्तमान की बात कर रहा था 24 रुपए, और ये हमारा पुराना है 20 रुपए, जो कि हमने यहाँ भी 20 रुपए ही प्राप्त किया है। ऐसी कैलकुलेशन में हमें पहले मात्राएं मिलती हैं, फिर उसके बाद हमें क्या मिलते हैं, भाव मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही तरीके आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। अब मैं सभी प्रश्नों को फ्रैक्शन मेथड से ही आपको हल करवाऊंगा। आप देखिए भी, सेव के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 500 ग्राम में दे रखा है भी, ये 10% है, 270 है, 500 ग्राम दे रखा है, किलोग्राम नहीं है। सेव अधिक आते हैं तो सेव का वर्तमान भाव प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है प्यारे बच्चों 1/10। आपको पता है इस 1 का मान हमें दिया है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। 1/2 किलोग्राम, 500 ग्राम जो है इसको किलोग्राम में बदलोगे तो आपको पता है ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, यानी 1/2 किलोग्राम आ गया। तो इस 1 का मान यदि 1/2 किलोग्राम है तो 10 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, आप 1/2 को 10 से गुणा करेंगे जो आएगा 5 किलोग्राम। ये 5 किलोग्राम कौन सी मात्रा है भी, वर्तमान मात्रा। कौन सी मात्रा है, वर्तमान मात्रा है। अब यदि आपसे पुरानी मात्रा पूछे तो 5 में से आधा माइनस कर देंगे, 4.5 कौन सी मात्रा है, पुरानी मात्रा है। फिर कह रहा है कि सेव का वर्तमान भाव प्रति किलोग्राम बताइए। वर्तमान भाव चाहिए तो हमें पता है टोटल रुपए कितने हैं भी हमारे पास, 270, और किलोग्राम कितना है 5। 270 में भाग लगाएंगे 5 का, 27 का दुगुना होता है 54 रुपए प्रति किलोग्राम। ये कौन सा हमारा भाव आ गया, ये हमारा वर्तमान भाव आ गया। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको, किसी फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना है। 54 रुपए प्रति किलोग्राम पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। आप हल कीजिए भी। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको दिया है संतरा के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 45 रुपए में 15 संतरा अधिक खरीद सकता है। तो संतरों का पहले वाला भाव प्रति संतरा, पहले वाला भाव यानी पुराना भाव, प्रारंभिक भाव, मूल भाव या वास्तविक भाव, मतलब एक ही है सभी का। 20% की कमी हो रही है, 20% की फ्रैक्शन बताओ भी, 1/5। 1 का मान हमें दिया गया है 15 संतरे, तो फिर 5 का मान कितना होगा, 15 5 75। 75 संतरे जो आया, ये कौन सी स्थिति है अभी, वर्तमान मात्रा है ये। जबकि हमें क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, पहले वाला भाग। वर्तमान मात्रा 15 संतरे है, सॉरी 75 संतरे है। तो यदि हम पुरानी मात्रा चाहें तो कितनी आएगी भी, पुरानी मात्रा यदि ज्ञात करें तो हमें पता है 75 में से माइनस कर देंगे कितना, 15, तो पुरानी मात्रा कितनी है 60। भी आज वो 75 खरीद रहा है,
15 ज्यादा हैं, 15 बढ़ गए तभी तो 75 हुए। इसका मतलब पहले 15 कम थे, और पहले 15 कम थे तो इसका मतलब 75 में से 15 माइनस करें। पहले 60 खरीद रहा था, भाव चाहिए उसको 45 रुपए हैं और खरीद रहा है 60। 45 बटा 60 यानी 3/4। 3/4 रुपए यदि पैसे में बदलें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना आप इसको। रुपए को पैसे में बदलते हो तो आप इसको गुणा करेंगे 100 से। 25 दिया 75 पैसे प्रति संतरा। एक संतरे का मूल्य कितना आ गया? 75 पैसे आ गया। यहां पर आपने क्या किया है, पहले वर्तमान मात्रा जो आई उससे पुरानी मात्रा ज्ञात की है, और फिर आपने टोटल रुपए में मात्रा का भाग लगाकर पुराना जो भाव था वो ज्ञात कर लिया, जो कि हमारा कितना आया? 75 पैसे प्रति संतरा का रेट आ गया हमारा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहता कि 1 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा, तो जो मूल्य आया 75 पैसे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? 12 से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये 2-3 प्रश्न आपने हल किए हैं तो ये मेथड भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। यहां यदि कमी की बात की थी तो हमने देखो 75 में से 15 माइनस करके पुरानी मात्रा ज्ञात की है। यदि वो वृद्धि की बात करता तो हम 75 में 15 जोड़कर पुरानी मात्रा ज्ञात करते। अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, फटाफट से हल कर दें भी आप इस प्रश्न को मात्र 15 सेकंड में उड़ा सकते हैं, हल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको फ्रैक्शन मेथड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो किस तरीके से हमें प्रश्न को हल करना है। फटाफट से हल कर दें भी इस प्रश्न को। और देखो बच्चों, बार बार यदि हम किसी प्रश्न को बार बार हल करते हैं, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे गणित में उतना ही निखार आएगा, आपको उतना ही मजा आएगा, रुचि पैदा होगी। और जो भी आपके जैसे किसी प्रश्न में दिक्कत हो, क्यूरीज हो, तो आप उसको कमेंट्स में डालिए। एक क्लास जो कोई भी टॉपिक है उसके जितने भी क्वेश्चन मैंने हल करवाए उसमें से जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को एक क्लास में मैं ऐड करके, और जिसे हम डाउट क्लास बोल सकते हैं, उसके रूप में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न आपसे कह रहा है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। भी कमी होगी तो मात्रा बढ़ गई, तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम। घटा हुआ मूल्य का मतलब मैंने आपको बता रखा है, कौन सा भाव? नया भाव या फिर वर्तमान भाव, दोनों का मतलब एक ही है, बात एक ही है। तो 20% की कमी बोल रहा है तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। 1 का मान हमें दिया गया है 4 किलोग्राम, तो फिर 5 का मान होगा 20 किलोग्राम। ये जो मात्रा आई ये कौन सी मात्रा है? भी वर्तमान मात्रा है हमारी। अब आपसे पूछा है वर्तमान भाव, रुपए हमें कितने दे रखे हैं? 100, तो 100 में आप भाग लगा दे किसका भी? 20 का। 100 में 20 का भाग लगाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। 5 रुपए प्रति किलोग्राम हमारा कौन सा भाव आ गया? वर्तमान भाव आ गया, जो कि हमें यहां पर पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है भी, नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है और क्वेश्चन की संख्याएं कुछ कठिन ली है मैंने। आपको बताया कि चावल के मूल्य में 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन बोलो 1/5। 1 का मान दिया है 3.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, तो 5 का मान होगा 15 और 2.5 17.5 किलोग्राम। कितना होगा भी? 17.5। और ये कौन सी मात्रा है? वर्तमान मात्रा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला है कि चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य का मतलब पुराना, हमें वर्तमान मात्रा का पता है, हमें कौन सी मात्रा चाहिए भी? पुरानी मात्रा। पुरानी मात्रा यदि चाहिए तो मैंने आपको बताया कि 17.5 जो है इसमें से आप माइनस करेंगे 3.5, क्योंकि ये 20% की क्या थी? कमी है तो माइनस कर देना। 17.5 में 3.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना? 14। ठीक है, हमें जो दिया गया है वो रुपए दिए हैं 385। 385 के अकॉर्डिंग यदि हमें प्रारंभिक भाव ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? प्रारंभिक भाव के लिए 385 में भाग लगा दो किसका? 14 का भाग लगा दो भी। 14 का भाग यदि इसमें लगाएं तो 14 दूनी 28 होता है,
10 रह गया, 105 हो गया। 14 साथी 98, कितना रह गया अभी? 98, 7 रह गया, पॉइंट लगा दे, 70 बन गया। 14 पंजू 70, 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये जो आया ये 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम हमारा क्या आ गया? ये आ गया प्रारंभिक मूल्य, पुराना भाव। हमने क्या किया था? हमने यहाँ पर सबसे पहले जो परसेंट है फ्रैक्शन में चेंज किया। 1 इकाई का मान क्वेश्चन में दे रखा है 3.5 किलोग्राम, 5 इकाई का मान हो जाएगा हमारा 17.5 किलोग्राम। ये है हमारी वर्तमान मात्रा। पुरानी मात्रा चाहिए तो 17.5 में से 3.5 माइनस करेंगे, 14 किलोग्राम हमारी पुरानी मात्रा आ गई। और पुराना भाव या प्रारंभिक भाव चाहिए तो टोटल 385 में हमने 14 का भाग लगा दिया और हमारा रिजल्ट आ गया 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भी, अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। यहाँ हमें संख्या दे रखी है, पहले 20% की कमी दे रखी है, 40 रुपए में 20 अंडे अधिक खरीद रहे, घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा पूछ रहा है। घटा हुआ मूल्य का मतलब यह आपसे पूछ रहा है वर्तमान भाव, नया भाव। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1 का मान हमें दिया है 20 अंडे, तो 5 का मान क्या होगा अभी? 100 अंडे। और ये जो 100 अंडे आए ये है वर्तमान मात्रा। और हमें भाव भी कौन सा पूछा है? अभी वर्तमान भाव ही पूछा है। तो हमारे पास जो रुपए हैं टोटल वो कितने हैं? 40। 40 में भाग लगा दो 100 का, और ये जो आएगा ये रुपए आएंगे, जबकि ऑप्शन पैसे में है तो 100 से गुणा कर दो, ये कैंसिल होगा। हमारा रिजल्ट आया 40 पैसे, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। तो इस तरीके से हम पुराने भाव और नए भाव से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं भी भाव से संबंधित। जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा वर्तमान मात्रा क्या होगी, दूसरा प्रश्न है पुरानी मात्रा क्या होगी, तीसरा प्रश्न है वर्तमान भाव क्या है, चौथा प्रश्न है पुराना भाव क्या है, और 5वां प्रश्न है वर्तमान भाव और पुराने भाव का अंतर। जो कि सभी प्रकार के प्रश्न हम ऐसी ही कैलकुलेशन से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 89। यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं परीक्षा में पास और फेल से संबंधित प्रश्नों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। अगर परसेंटेज से कोई क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में तो यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, IAS CSET के एग्जाम तक में यहां से प्रश्न उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 में देखो, आपको बताया है कि सुनीता को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। 33% पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, 33% अंक चाहिए। उसने 21% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से फेल हो गई, तो पूर्णांक हमसे पूछा गया है। पास होने के लिए हमें चाहिए 33%, टोटल हमें चाहिए 33%। उसने 21% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से फेल हो गई। इसका मतलब यदि उसे 18 अंक और दे दिए जाएं तो निश्चित रूप से वो पास होगी। तो 21% और 18 दोनों का जो टोटल है वो कितने के बराबर है? 33% के बराबर है। तो 21 इधर आएगा तो माइनस होगा। 33% में से 21% यदि हम माइनस करें तो ये इधर बराबर में 18 रहेगा। इन दोनों का अंतर करें तो ये आएगा 12। 12% की वैल्यू 18 है। हमें चाहिए 100% का मान। टोटल पूर्णांक पूछ रहा है हमसे, तो हमें 100% का मान चाहिए। देखो इधर 12 का 18 1.5 गुना है, तो आप इधर 100 को भी 1.5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 150। 150 अंक जो कि यहाँ पर है तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया था। टोटल जो उसके पूर्णांक हैं वो कितने हैं? 150 अंक हैं। आपने इन दोनों का डिफरेंस किया। देखो 21% और 18 जो है वो 33% के बराबर है, तो इन दोनों का अंतर किया, 12% आया। 12% के बराबर 18 है। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 150। अगला क्वेश्चन, ये परीक्षा में पास फेल पर आधारित दूसरे प्रकार का प्रश्न है भी।
यहां पर आपको दिया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए और 66 अंकों से फेल हो गया। देखो बहुत धैर्य से समझेंगे आप इस क्वेश्चन को भी। आपसे बोला है ये जो लाइन है, इस लाइन पर जो भी विद्यार्थी बैठा है वो उत्तीर्ण है भी पास है। आपसे बोला है कि 25% प्राप्त किए, एक विद्यार्थी है जिसने 25% प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो गया, अभी 66 अंकों से फेल हो गया। फिर कह रहा है आपसे इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक है। दूसरा जो है वो अधिक है, यानी 44% लेता है और कितने अंक अधिक है, भी 48 अंक अधिक है। अगर इसको 48 अंक कम मिले तो भी वह पास है, ठीक है। और यदि इसको 66 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। लाइन पर जो है वो पास है। भी आपसे पूछ रहा है पूर्णांक और उत्तीर्णांक, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, यानी पूर्णांक और उत्तीर्णांक हमें यहां पर बताने हैं। तो सबसे पहले तो देखो पूर्णांक, यदि हमें पूर्णांक चाहिए तो हम क्या करेंगे, यदि एक कंडीशन हमारी ऊपर की तरफ हो, एक कंडीशन नीचे की तरफ हो, तो आप हमेशा ऐसी स्थिति में अंकों का योग करेंगे। अंकों का क्या करेंगे भी, योग। जो अंक दे रखे हैं उन अंकों का योग करना है आपको, और नीचे जो दोनों प्रतिशत है उनका अंतर करना है, प्रतिशतों का अंतर करना है और गुणा कर देना है किससे, 100 से गुणा कर देना है। अगर मान लो कि ये कंडीशन ऐसी होती हमारी, इस बात को भी यही समझ लें कि ये दोनों ही जो है हमारे परसेंट नीचे की तरफ होते, दोनों ही कंडीशन फेल की दे रखी होती, या फिर दोनों ही परसेंट ऊपर की तरफ होते, तो हमें क्या करना होता है, जो अंक दे रखे हैं उन अंकों का अंतर करना होता है और जो प्रतिशत है उनका भी अंतर करना होता है। यहां पर तो हम अंकों का योग कर रहे हैं और प्रतिशतों का अंतर कर रहे थे, लेकिन यदि आपको दोनों कंडीशन एक ही ओर दे रखी हो, या तो दोनों ही फेल की कंडीशन हो या दोनों ही पूर्णांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो, तो फिर आपको इस फॉर्मेट का उपयोग करना है और गुणा कर देना है किससे, 100 से। वहां अंकों का भी अंतर होगा और प्रतिशतों का भी अंतर होगा। इस क्वेश्चन में अंकों का तो योग होगा, जबकि प्रतिशतों का क्या करना है, हमें अंतर करना है। तो अंकों का योग करो पहले, तो अंकों का योग करोगे तो ये हो गया 48 प्लस 66, और परसेंटेज जो है उनका अंतर करो, 44 में से माइनस कर दो कितना, 25, और गुणा कितने से करना है, 100 से करना है। भी 66 और 48 दोनों को यदि जोड़े हम तो ये हो गया हमारा 8 और 6 14, 4, और ये 6 4 10 और 1 11, 114 हो गया। और इधर 44 माइनस 25 करें तो ये आएगा हमारा 19, और इंटू कर दो आप 100 से। 19 6 की 114 होता है, और 6 को 100 से गुणा करोगे तो ये आ गया हमारा कितना, 600। तो उस परीक्षा के जो पूर्णांक है वो तो हमारे आ गए 600, ठीक है। अब आपसे पूछा है न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, यानी पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। न्यूनतम उत्तीर्णांक आप दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आप 600 का 25% ज्ञात कर लो और उसमें 66 जोड़ दो भी, या फिर आप 600 का 44% ज्ञात कर लो और उसमें से 48 माइनस कर दो। दोनों से आंसर समान मिलेगा। कैलकुलेशन आसान चाहिए तो 600 का 25% ज्ञात कर लो आप, 600 का 25% ज्ञात कर लो भी, और इसमें कितना जोड़ दो, 66 जोड़ दो आप। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 150। 150 में यदि हम 66 और जोड़ दें तो ये आएगा 216। न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो इस क्वेश्चन के लिए 216 है, और पूर्णांक जो है वो इस क्वेश्चन के लिए कितने थे, 600 थे। हमें यहाँ पर उत्तीर्णांक के बारे में पूछा गया है 216, और पूर्णांक भी हो सकता था साथ में, तो हम यहाँ 600 और लगा सकते थे। बस ध्यान एक बात का रखना है, यदि आप यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखें कि एक फेल है दूसरा अधिक है, तो अंकों का योग करना है, परसेंटेज का अंतर करना है। यदि दोनों ही फेल होते या दोनों ही उत्तीर्णांक से अधिक होते
तो अंकों का भी अंतर करना है और प्रतिशतों का भी अंतर। जैसा कि आप सापेक्ष चाल से संबंधित प्रश्न समय चाल दूरी में पढ़े होंगे आपने, जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो चालों को जोड़ते हैं, या एक ही बिंदु से दूर जाते हैं तो भी चालों को जोड़ते हैं, और जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो अंतर करते हैं। तो यहाँ अलग अलग दिशा में है तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, और एक ही दिशा में होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता, अंतर करना पड़ता अंकों का। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको दिया है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 30% गणित में फेल हुए, 10% दोनों में फेल हुए, दोनों में पास जो है वो 240 है। तो आपसे पूछ रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या। ये तीसरे प्रकार का हमारा प्रश्न है भी। यहाँ पर देखो, ऐसे प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, वेन डायग्राम से पहले बता रहा हूं आपको, फिर दूसरा तरीका भी सिखाया जाएगा। 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ये है 40% किसके लिए भी, इंग्लिश के लिए। और फिर आपको बताया है 30% विद्यार्थी गणित में, ये 30% के बराबर है, जो किसके लिए भी, मैथ्स के लिए। और दोनों में 10%, ये जो कॉमन भाग है ये कितने परसेंट है, 10% है, जो दोनों के लिए है। ठीक है, ये 30% है, ये 40% है, दोनों में कॉमन जो है वो कितना है, आपको दिया गया है 10%। यहां भी फेल थे, ये भी फेल है और ये भी फेल, तीनों कंडीशन एक जैसी है, तो हमने लिख दिया यहां पर। ये 40 था, 10 माइनस कर दो तो ये पार्ट हमारा 30% रह गया, और ये 30 था, 10 माइनस कर दो ये पार्ट हमारा 20% रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फेल है वो कितने हो गए भी, टोटल हो गए 60%। टोटल फेल कितने परसेंट हो गए, 60%। तो फिर पास क्या है, ये फेल, हमें फेल के बारे में बताया था तो हमने इन तीनों को जोड़ा भी, 30, 10 और 20 सबको जोड़ा, 60%। 60% फेल हैं तो फिर पास कितने हो गए, 100 में से 60 माइनस कर लो, 40%। इसका मतलब क्या है, पास। और 40% जो पास है उसके बराबर हमें कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। तो 240 में आप 40 का भाग लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये 40 से गुणा होगा, सॉरी भाग होगा 6 बार, और 6 को 100 से गुणा करें तो ये हमारा आएगा 600। इसका मतलब तो ये हुआ कि विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वो हमारी कितनी है अभी, 600 है। ठीक है, अगला जो हमारा पैटर्न होगा, इसके लिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमारा दूसरे प्रकार का जो पैटर्न है या दूसरा जो मेथड है वो ये है कि हम यहाँ डायरेक्ट ही इनको जोड़ के और आंसर ले पाए। देखो भी, आपसे बोला है कि 40% अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में जो है वो तो है हमारे 40%। फेल की बात चल रही है, यहाँ किसकी बात चल रही है भी, फेल की बात चल रही है। फिर मैथ्स में जो है वो कितने हैं भी, 30, तो ये 30%। हमने दोनों को जोड़ दिया, इंग्लिश में फेल और मैथ में फेल जो है दोनों को हमने जोड़ा, तो ये टोटल हमारा 40 और 30 कितना आ गया, 70% आ गया अभी। अब दोनों की जो बोथ की फेल की कंडीशन हमें दी गई है वो 10% है, तो हमने यहाँ 10 माइनस कर दिया, ये आ गया 60%। क्यों हमने ये 10 यहाँ क्यों माइनस किया, क्योंकि ये 10 जो है ये 40 में भी शामिल है और 10 जो है 30 में भी शामिल है। होना चाहिए था एक जगह, जबकि हमने इसको ऐड कर दिया 2 जगह, तो हमें एक बार इसमें से माइनस करना होगा। तो 70 में से 10 माइनस किया, 60% आ गया, और ये जो 60% आया ये किसके लिए है, फेल के लिए। तो फिर पास कितना होगा भी, 100 में से 60 माइनस करेंगे 40%। 40% की वैल्यू कितनी है, 240 है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% कितना होगा भी, 600 हो जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है ऐसे प्रश्नों में। ध्यान ये रखना है कि या तो आप यहाँ पर फेल ही फेल का परसेंट रखेंगे, या फिर आप यहाँ पर पास ही पास का परसेंट रखेंगे। समान परसेंट रखना है, या तो फेल ही फेल का परसेंट रखना है या फिर पास ही पास का परसेंट रखना है। हमने यहाँ फेल ही फेल के परसेंट रखे हैं, और एक जैसी स्थिति हो तो माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें दिया है कि एक परीक्षा में 80% अंग्रेजी में, 65% गणित में पास हुए,
और 27% दोनों विषयों में फेल हुए। देखो, दो कंडीशन तो हमें पास की दे रखी है, तीसरी कंडीशन फेल की दे रखी है। 80 और 65 हमें पास के लिए बताया, जबकि 27 हमें फेल के लिए। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो यदि दोनों विषयों में 288 छात्र क्या थे, पास थे। इसका मतलब हमें पास का परसेंट चाहिए। तो यदि हम यहां पास से क्वेश्चन को हल करें तो एक कंडीशन हमें जो दे रखी है फेल की, उसे पास में बदलना होगा। सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी में जो हमें दिए गए हैं वो कितने हैं भी, 80%, और मैथ्स में जो दिए गए हैं वो कितने हैं, 65% दोनों को हमने जोड़ा तो ये हमारा हो गया 8 और 6 14, 145%। ठीक है। अब ये 27% जो है ये हमें फेल का परसेंट दे रखा है, तो हमें पास का परसेंट चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि फेल के परसेंट से पास का परसेंट चाहिए तो आप 100 में से माइनस करेंगे, ये आएगा 73%। ठीक है, 73% आ जाएगा भी। तो बोथ की जो कंडीशन है किसके लिए, पास के लिए, वो कितनी है, 73% माइनस कर दो भी। 5 में से 3 गया तो 2, इधर 14 में से 7 गया तो 7, यानी कि 72% जो है वो क्या है, पास। और हमें 288 दिए गए हैं। 72% की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 288 दे रखी है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो आप 288 में भाग लगा दो भी 72 का, और गुणा कर दो किससे, 100 से। 72 से कैंसिल करोगे 4 बार, 4 को 100 से गुणा करोगे तो 400। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस परीक्षा में टोटल विद्यार्थी जो थे हमारे वो कितने थे, 400 थे। यहां आपने एक काम एक्स्ट्रा ये किया है कि जो हमें फेल का परसेंट दे रखा था बोथ के लिए, वो हमने 100 में से माइनस करके पास के परसेंट में बदल लिया इसको, और फिर हमने यहां पर माइनस कर दिया। इन दोनों को जोड़ना है, बोथ की कंडीशन को माइनस करना है। लेकिन मैंने आपको बताया या तो पास ही पास रखना है सब परसेंट, या फिर फेल ही फेल के परसेंट रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93। सिंपल सा क्वेश्चन, एक कक्षा के विद्यार्थियों का बंटवारा करना है हमें, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 40, 50 और 60 तीन सेक्शन है भी, 1, 2 और 3 तीन सेक्शन बताए गए हैं। और हमें बताया कि पहले सेक्शन में 40, दूसरे सेक्शन में 50 और तीसरे सेक्शन में 60 छात्र हैं। पहले सेक्शन में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए, दूसरे सेक्शन में 20% छात्र तथा तीसरे सेक्शन में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ये आपसे पूछा है। तो 40 का 10% होगा 4, यहां तो 4 छात्र उत्तीर्ण हुए, प्लस फिर यदि 50 का 20% ज्ञात करें तो ये हो गया 5 दूनी 10, प्लस 60 का 10% ज्ञात करें तो ये हो गया 6। टोटल जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो कितने हो गए भी, 6, 4, 10 और 10 20। टोटल उत्तीर्ण छात्र हैं हमारे पास कितने, 20। और वो भी कितने विद्यार्थियों में से, देखो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, तो पूरी कक्षा में तो टोटल विद्यार्थी ये हैं हमारे, कितने हैं भी, 60, 40 और 50, 150 विद्यार्थी हैं। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, इधर भाग लगाएंगे 50 का तो 3 बार जाएगा और यहां 2 बार, ये 20 दूनी 40, और 40 में यदि 3 का भाग लगाएं तो 13 सही 1/3%, जो कि हमें यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से आप यहां पर उत्तीर्ण जो हैं उन उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अनुत्तीर्ण के बारे में पूछता तो 20 यदि उत्तीर्ण हैं तो 150 में से 20 माइनस करते, 130 हमारे क्या होते, अनुत्तीर्ण होते, और फिर उसका भी हम परसेंट यहां पर बना सकते थे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। खेल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न उसी प्रकार का है भी। आपको बताया कि 42% क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 47% हॉकी और 15% दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। 7800 व्यक्ति ना तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और ना ही हॉकी खेलना पसंद करते हैं। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 47% क्रिकेट के प्रेमी हैं भी,
हॉकी के प्रेमी जो है वो आपको बताया है 42%, क्रिकेट के प्रेमी है, हॉकी के जो प्रेमी है वो है 42% क्रिकेट प्रेमी है और 47% हॉकी। टोटल ये कितना हो गया अभी 9 और 8 89%। 15% जो है दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, तो इसमें से बोथ की जो कंडीशन है दोनों के लिए जो है उसको माइनस कर देंगे हम। हमने 15% माइनस किया तो ये हमारा आ गया कितना 74। 74% ऐसे हैं जो खेल खेलना पसंद करते हैं, जबकि ये कह रहा है कि 7800 ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट पसंद करते हैं और ना ही हॉकी। 74 ऐसे हैं जो हमारे खेल खेलना पसंद करते हैं, तो कितने ऐसे हैं जो खेल खेलना पसंद नहीं करते? 26% ऐसे हैं जो कोई भी खेल खेलना पसंद नहीं करते। पसंद जो करते हैं वो 100 में से माइनस करके नापसंद वाले जो हैं उनका परसेंट ज्ञात कर लिया हमने। 26% का मान दिया गया है 7800, हमें चाहिए 100%। 26 थी 78 और 2 जीरो, तो यहाँ 100 थी 300 और 2 जीरो। यदि हम इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 30,000 आएगा, जो कि यहाँ हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था। आपको दोनों खेल खेलने वाले जो हैं उनको जोड़ना है और अलग अलग जो खेल खेलने वाले हैं उनको जोड़ना है, फिर दोनों वाले जो हैं उनको माइनस कर देना है, फिर हमारे पास हम खेलने वालों का परसेंट आएगा। नहीं खेलने वालों का चाहिए तो 100 में से माइनस कर लेना। 26% ऐसे हैं जो कोई खेल खेलना पसंद नहीं करते, उसके बराबर हमें संख्या दी गई है। 100% का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना था और कुछ नहीं करना भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 95। अच्छा क्वेश्चन है भी। आपको बताया कि एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय और 70% कॉफी पीना पसंद करते हैं। 50% चाय पीना पसंद करते हैं और 70% कॉफी। ये चाय वाले हैं भी, टी वाले, और ये हैं कॉफी वाले, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 120% हो गया। अभी आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं। आप ऐसे प्रश्न में, आजकल एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, आप हमेशा ध्यान रखना ऐसे प्रश्न में 100 से अधिक की जो कंडीशन होती है वो बोथ के लिए होगी, दोनों के लिए होगी। तो देखेंगे आप यहाँ पर 120 में से 100 माइनस कर दो, इसका मतलब तो 20% ऐसे हैं जो दोनों ही पसंद करते हैं, चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में 20% दिया गया था। ठीक है भी, ध्यान क्या रखना है, जो 100 से अधिक होगा वो बोथ के लिए होता है ऐसे प्रश्नों में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। आप पढ़ें क्वेश्चन को एक बार। एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 38% अंक प्राप्त करने थे, परंतु उसने 30% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक बताइए। 38% लेना था उसने, भाई साहब ने 30% ले लिए और 12 अंकों से फेल हो गया। 12 नंबर और मिलते तो वो पास होता, और पास होता तो कितने परसेंट के बराबर होता? 38% के बराबर होता। डिफरेंस करो भी, 30 इधर आएगा, माइनस होगा 8। 8% के बराबर आपको दे रखा है 12, हमें चाहिए 100%। इधर 1.5 गुना हो रहा है, इसको भी 1.5 से गुना करेंगे 150, यानी टोटल पूर्णांक जो हैं वो कितने हैं? 150 हैं। ऐसा प्रश्न एक पहले भी आ चुका है और उसी प्रकार का ये दूसरा प्रश्न था हमें हमारा, जिसमें 150 ही आंसर आया है। ठीक है भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको वही 2 कंडीशन दी गई है। आपको बताया कि एक परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, 14 अंकों से फेल होता है। इस लाइन पर जो भी है वो पास है भी। क्या है? पास। एक विद्यार्थी 28% लेता है और 14 अंकों से फेल है। इसी प्रकार से उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी 32 अंक प्राप्त करता है, 32% लेता है भी, और ये जो है न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना अधिक है? 18 अंक अधिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंडीशन अधिक है, एक कंडीशन कम है। तो ऐसी स्थिति में पूर्णांक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था अंकों का योग करना है, तो 18 + 14। प्रतिशतों का अंतर करना है, 32 - 28 गुणा 100 से कर देना भी। 18 और 14 को जोड़ोगे तो ये हो गया कितना? 32 बटा 32 और 28 का अंतर आएगा 4 और गुणा कर देना 100 से। ये आ जाएगा हमारा कितना?
800 अंक। तो वह परीक्षा जो है टोटल उसके लिए पूर्णांक कितने हैं? 800 नंबर हैं, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में बताया गया था। उसी प्रकार का प्रश्न था भी, एक अधिक था एक कम था, तो अंकों का हमने योग किया। दोनों कंडीशन एक तरफ होती तो अंकों का हम क्या करते? अंतर करते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 भी उसी प्रकार का प्रश्न है। भी ऐसा प्रश्न भी आपको मैं बता चुका हूं। आपको बताया कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 310 अंक पाना जरूरी है। 310 नंबर चाहिए भी पास होने के लिए, और एक विद्यार्थी जो है 28% अंक लेता है और 93 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। 28% और 93 अंक जो है वो टोटल दोनों का योग 310 के बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को अधिक से अधिक कुल कितने अंक मिल सकते हैं? पूर्णांक पूछ रहा है आपसे। कहने का मतलब ये है कि उसे 28% मिला और 93 अंकों से फेल हो गया, जो कि बराबर है 310 के। अगर 93 नंबर उसे और मिलते तो वो परीक्षा में क्या होता? पास होता भी। तो 28% के बराबर हो गया। 310 में से माइनस कर दो 93, तो 100 माइनस कर लो 210 और 7 और जोड़ दो भी 217। 28% की वैल्यू क्या है? 217। तो हमें क्या चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे? 217 में 28 का भाग लगाएंगे, गुणा कर देंगे 100 से। 7 चौक 28, 7 21, 7 एकम 7, 4 से 25। 25 को यदि हम 30 से गुणा करते तो ये आता 750। 31 से करेंगे तो एक 25 और जोड़ देंगे। 750 में यदि हम 25 और जोड़ें तो ये हमारा कितना आएगा? 775 आएगा, जो कि हमें यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, स ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से आपको परीक्षा में पास और फेल से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। भी ऐसे बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन मैं आपको हल करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है। आप इस क्वेश्चन को भी फटाफट से कैलकुलेट करें। भी मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो केवल आपको समझाने के लिए मैं बनाता हूं डायग्राम। बाकी ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाना है। फर्स्ट शुरुआत में हम किसी भी चीज को बेसिक से समझते हैं, फिर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वो बेसिक हमारा खत्म हो जाता है। हम उस लेवल पर होते हैं कि डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करते हैं, और वो लेवल तब अचीव होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बात वही है। जितनी प्रैक्टिस करोगे गणित में उतना ही आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, मजा आने लगेगा पढ़ने में। आपसे बोला है कि 30% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल। दूसरा 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाली न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक। एक कम है, एक अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया अंकों का योग कर दो, तो 6 और 6 12 है। डायरेक्ट करना है आपको, अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। प्रतिशतों का अंतर करना है, तो 40 और 30 का अंतर 10 और गुणा कर देना है 100 से। 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब तो यह हुआ कि उस परीक्षा के अधिकतम जो अंक हैं, यानी पूर्णांक जो हैं, वो कितने हैं भी? 120 हैं, जो कि हमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको बताया है कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? मैंने आपको बताया था 100 से अधिक की जो कंडीशन होती है वो बोथ के लिए होती है, दोनों के लिए होती है। तो आप देखिए, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में आपको बताया है 72% और मैथ्स में आपको बताया है 44%। दोनों को यदि हम ऐड करें तो ये हो गया 116%। 100 से अधिक जितना है वो बोथ के लिए है, क्योंकि यहां बोला है जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लेता है। तो 100 से अधिक जो है वो बोथ के लिए है। 100 से अधिक कितना है भी? 16%। और 16% के बराबर हमें कितने विद्यार्थी बताए हैं? 40 विद्यार्थी बताए हैं। कुल विद्यार्थी पूछ रहे हैं हमसे, 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 40 में 16 का भाग लगा दो, 100 से गुणा कर दो। इधर 4 से कैंसिल करोगे ये 10 आएगा, इधर 4 से कैंसिल करोगे ये 25 आएगा। 25 को 10 से गुणा करोगे 250। 250
हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है, 250 है, 250 है। ध्यान क्या रखना है, 100 से अधिक जो परसेंट है वो बोथ के लिए है, दोनों के लिए है। यह बात मैं पहले भी आपको एक प्रश्न में बता चुका हूं भी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 101, फटाफट से कैलकुलेशन करें आप इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन वही है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप कर चुके हैं, अब आप ऐसे प्रश्नों को करने के लिए बिल्कुल अभ्यस्त हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में और 40% दोनों में क्या हुए भी, उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तब अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट क्या है। देखो अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपको बताया है 60%, हिंदी में आपको बताया है 70%, 60 और 70 हो गया 130%। बोथ दोनों के लिए जो बताया है वो 40% है भी, माइनस कर देंगे इसमें से 90%। 90% क्या है भी, उत्तीर्ण है, पास है, क्योंकि हमें किसका परसेंट दिया गया था, पास का परसेंट दिया गया था, तो 90% क्या है, पास। तो जब 90% पास हैं तो फेल तो ज्ञात करना बहुत आसान है भी। 100 में से 90 माइनस कर दो, इसका मतलब फेल कितने परसेंट हैं, 10%, जो कि यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में आपको 10% दिया गया था और अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट ही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, 45% संस्कृत में और उसमें से 25% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। उसी प्रकार का क्वेश्चन अभी हिंदी के लिए हमें बताया है 60% और संस्कृत के लिए हमें बताया है 45%। दोनों को यदि जोड़ें 105% आएगा। अब दोनों विषयों में उत्तीर्ण हमें 25 दिए गए हैं, 25 इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ गया 80%। 80% क्या है भी, उत्तीर्ण है, पास हैं। तो फेल यदि चाहिए, अनुत्तीर्ण यदि हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 80 को, हमें मिलेगा 20%, जो कि यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। हमने 2 प्रकार के प्रश्न पढ़े थे। पहले प्रकार का प्रश्न था हमारा भाव से संबंधित, जिसमें पुराना भाव, नया भाव, पुरानी मात्रा, नई मात्रा और अंतर, और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न हमने पढ़े उसमें परीक्षा में पास और फेल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया। नमस्कार, जय हिंद, जय।